नमस्कार दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता 2023 का यह लेक्चर 17 है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 3 की उपधारा 5 है उसमें कैसे जो है यह जो नियम समाहित है कि यह साक्ष्य का नियम है। ठीक है, सारवान विधि की उत्पत्ति नहीं करता, यानी कि धारा 3.5 साक्ष्य का नियम मात्र है, यह सारवान विधि की उत्पत्ति नहीं करता। इसको हम जानेंगे, जो उत्तराखंड जे 2015 में पूछा गया था मेंस में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो धारा 3 की उपधारा 5 है, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा 3 की उपधारा 5 है, ठीक है, वह साक्ष्य का नियम मात्र है और किसी सारवान विधि की उसका सृजन नहीं करता या सारवान विधि की उत्पत्ति नहीं करता, अर्थात किसी विशिष्ट अपराध का गठन नहीं करता। ठीक है, तो इस कथन को आर वर्सेस क्रूज, वारेन कुमार घोष वर्सेस इंपरर और शिवराम वर्सेस इंपरर के मामले में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इस कथन को यह धारा साक्ष्य का नियम है क्योंकि यह कोई विशिष्ट अपराध सृजित नहीं करती, स्पेसिफिक कोई अपराध क्रिएट नहीं करती, इसके तहत कोई भी दंडित नहीं होता है। यह कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में किए गए जो भी आपराधिक करते हैं उनको साबित करने में सहयोग देने का काम करती है और यह परिस्थिति जनित साक्ष्य होती है। ठीक है, यह परिस्थिति जन साक्ष्य के तहत धारा 3 की उपधारा 5 आती है। ठीक है, तो इस धारा को साक्ष्य का नियम इसलिए माना जाता है क्योंकि जब कई व्यक्ति मिलकर सामान्य आशय के फर्दरेंस में जो है क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो यह निश्चित करना कठिन होता है कि किस व्यक्ति ने कितनी मात्रा में अपराध में सहयोग किया है जिससे वह परिणाम घटित हुआ। इसी का निर्धारण करने के लिए जो धारा 34 है, यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 5 है, के दायित्व के अग्रसरण में सभी व्यक्तियों को संयुक्त दायित्व के तहत उस कार्य के परिणाम के लिए व्यक्तिगत रूप से उसे दायित्वाधीन ठहराया जाता है कि जैसे उसने वह कार्य अकेले ही किया हो। यानी कि यहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मान ली जाती है कि उस व्यक्ति ने यदि थोड़ा भी सहयोग किया है तो वह जो परिणाम घटित हो रहा है उस परिणाम के लिए उसी तरह से उत्तरदायी माना जाएगा कि जैसे उसने उस कार्य को अकेले ही किया है। क्यों? क्योंकि उसका निर्धारण करना कठिन है कि उसने कितनी मात्रा में अपराध करने में सहयोग किया है। ठीक है, इसी के नाते इसे साक्ष्य का नियम कहते हैं क्योंकि उस अपराध में भागीदार सभी व्यक्ति उस कार्य के सहज संभावित परिणाम को जानते थे। ठीक है, सभी व्यक्तियों में सामान्य आशय था या नहीं, इसका निर्धारण मामले की परिस्थितियों के अनुसार धारा जो है 34 यानी आईपीसी और बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 5 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो यह यही निर्धारित करने का काम करता है, जो है साबित करने का काम करता है कि वह व्यक्ति उस घटना में इन्वॉल्व रहा है कि नहीं। ठीक है, इसी के नाते इसे साक्ष्य का नियम कहते हैं। तो धारा बीएनएस की जो धारा 3 की धारा 5 है उसका अपराध में सामान्य आशय को अग्रसर करने वाले सभी व्यक्तियों के किए गए कार्यों से दायित्व का निर्धारण नहीं करती, बल्कि उन कार्यों के सहयोग से जो परिणाम घटित होता है उससे करती है। यानी कि किस व्यक्ति ने कितना कार्य किया उस परिणाम को घटित करने के लिए वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो जो परिणाम घटित हुआ है वह सबके सहयोग से हुआ है कि नहीं, और वह कितनी मात्रा में किसी ने सहयोग किया है वो मैटर नहीं करता दायित्व के निर्धारण के लिए। यह धारा दायित्व का निर्धारण मामले की परिस्थितियों के अनुसार करती है। धारा 34 के तहत आपराधिक दायित्व की घोषणा के कारण ही अपराधी जो है न्याय के चंगुल में आता है। ठीक है, और यह परिस्थिति जनसाक्ष्य होता है जिससे पीड़ित के साथ न्याय हो पाता है। यानी कि अपराधी न्याय के चंगुल में आता है जिससे पीड़ित के साथ न्याय हो पाता है और समाज में शांति व्यवस्था बनी रहती है और न्यायिक व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। ठीक है, और लोगों में विधि को अपने हाथों में लेने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण होता है। ठीक है, धारा 34 साक्ष्य का नियम मात्र है क्योंकि जो व्यक्ति सामान्य आशय के फर्दरेंस में कार्य करते हैं उन सभी के आपराधिक दायित्व का निर्धारण करती है। ठीक है, तो धारा 3.5 जो है किसी सारवान विधि की उत्पत्ति नहीं करती है क्योंकि धारा 34 के तहत यानी कि धारा 3 की धारा 5 के तहत किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
और धारा 3(5) को किसी विशिष्ट अपराध के सृजन के रूप में प्रावधानित नहीं किया गया और न ही इसके लिए किसी को दंडित किए जाने का प्रावधान है। यह केवल किसी अपराध के करने वाले व्यक्तियों के दायित्व का निर्धारण करती है जब कई व्यक्ति मिलकर सामान्य आशय के फर्दरेंस में आपराधिक कृत्य करते हैं। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस इम्परर का जो मामला है, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया था कि इसमें क्या था कि 3 व्यक्ति लूट करने के सामान्य आशय के फर्दरेंस में पोस्टमास्टर की एक व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी जाती, किंतु उसमें किसी एक व्यक्ति ने पोस्टमास्टर की गोली मारी थी। ठीक है, जिसमें वीरेंद्र कुमार घोष पकड़ा गया था, जो पोस्ट ऑफिस के बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर अपने अन्य साथियों को किसी खतरे से सूचना देने के लिए खड़ा था। न्यायालय में उसने यह बचाव लिया कि हत्या में भाग नहीं लिया था, वह केवल दरवाजे के बाहर खड़ा था। ठीक है, लॉर्ड समनर ने कहा कि जो दरवाजे पर खड़े रहते हैं, चौकीदार की भूमिका निभाते हैं, वे भी उसी परिणाम के लिए धारा 3 की उपधारा 5 यानी कि आईपीसी की धारा 34 के तहत उत्तरदायी होते हैं जो घटित हुआ है, यानी कि जो परिणाम घटित, क्योंकि वह भी उस सामान्य आशय के फर्दरेंस में कार्य करता हुआ माना जाएगा जिसके अग्रसरण में वह परिणाम घटित हुआ है। ऐसी स्थिति में धारा 3 की उपधारा 5 के तहत सभी व्यक्ति जो सामान्य आशय के सर में कृत्य करते हैं उस परिणाम के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसमें न्यायाधीश समनर ने यह भी कहा कि धारा 34 किसी विशिष्ट अपराध का सृजन नहीं करती या किसी सार्वजनिक विधि की उत्पत्ति नहीं करती, बल्कि यह साक्ष्य का नियम मात्र है। हरबंश कौर वर्सेस हरियाणा राज्य 2005, सुप्रीम कोर्ट एवं मध्य प्रदेश राज्य बनाम देश राज्य 2004 में भी यह कहा गया कि धारा 34 यानी कि आईपीसी की धारा बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 5 साक्ष्य का नियम मात्र है, यह किसी सार्वभौमिक अपराध का सृजन नहीं करती। तो ये सब केसेज महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धारा जो 3 की उपधारा 5 है, यह साक्ष्य का नियम मात्र है, किसी जो है विशिष्ट अपराध का सृजन नहीं करती या किसी सार्वजनिक विधि की उत्पत्ति नहीं करती। यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।